एलबीएस अस्पताल के सुरक्षा कर्मी ने तीमारदारों से की मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस के आला अधिकारी कर रहे मामले की जांच। शास्त्री पार्क में मंदिर में युवक ने माथे में गोली मारकर की खुदकुशी। वजह जानने की कोशिश कर रही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वेलकम में गला दबाकर युवक को लूटा। पिता के साथ लौटकर एक आरोपी को पकड़ा। 3 लड़कों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। पड़पड़गंज पुलिस ने आर्म्स रैकेट के सरगना को किया गिरफ्तार। आरोपी शुभम यूपी के जौनपुर का रहने वाला रेत माफियाओं को सप्लाई करता था राइफल। पुलिस ने मामला किया दर्ज। कृष्णानगर में 2 ऑटो लिफ्टर को पुलिस ने पकड़ा। इनके पास से स्कूटी और एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस किए गए बरामद। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मरीज को दिखाने आए लोगों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस के सिपाही अमित पर आरोप है कि उन्होंने मरीज को दिखाने आए लोगों के साथ जमकर मारपीट की। कहा यह भी जा रहा कि पिटाई की घटना का वीडियो बनाने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। अब इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। इससे पहले भी कई बार सिक्योरिटी गार्ड की शिकायतें आई थी और ये लोग मरीजों और उनके साथ आए हुए लोगों के साथ बदतमीजी करते थे। आपको बता दें कि इन गार्डों को हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए रखा गया है, न कि लोगों को पीटने के लिए। अब देखना यह होगा कि इन लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। मेरी मम्मी का हम दिखाने आए थे तो मम्मी उस रूम में थी तो भाई था, तो मैं भी अंदर जाने लगा तो उन गार्ड ने बोला कि मतलब तुम निकलो यहाँ से, एक ही एंट्री हो सकती है। तो फिर पुलिस वाले के साथ बहसबाजी हो गई थी। हाँ, मैंने बोला 2 मिनट खड़ा रहने दो, वो मेरे साथ चला जाएगा, मैं बोल दूँगी। तो पुलिस वाले ने उसको डांट के बोल दिया ना, चलो निकलो, मतलब गर्दन पकड़ के। वो उसने बहुत गलत तरीके से उसको बोला। उसको पता था मेरी तबीयत खराब है, फिर भी उसने अपने पुलिस का बच्चों को उसने धमकाया, अपनी धमकी दी। मतलब पुलिस वाले ने ज़्यादा धमकी दी उसको। उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ यही बोला कि भैया कैसे बात कर रहे हो, तुम आराम से बात कर लो। तो उसने बस उसकी गर्दन पकड़ ली, उसकी लड़के की, मेरे लड़के की उसने गर्दन पकड़ ली। गर्दन पकड़ के उसको मारने पीटने लगे। गार्ड को इकट्ठा कर लिया उसने। सारे गार्ड, मैंने उसे बोला भैया तुम क्या कर रहे हो, हम लेके। हमें नहीं पता क्या हो रहा था, अंदर लड़ाई हो रही थी, पता नहीं किसकी। हम यहाँ से गए थे इमरजेंसी से 1 नंबर में पर्चा लेके, ठीक है अपना। उसके बाद वहाँ लड़ाई होती हुई देख के हम खड़े हो गए देखने। इतने में गार्ड कुछ लड़ाई कर रहे थे और किसी को मार रहे। एकदम से ही गार्ड छूट के आए, मेरे को पकड़ा, मेरे में धेकड़े सर में, और पता नहीं कौन कौन मार रहे थे। इसे पता है, हाँ इसे पता है। मैं तो बस ऐसे था, वो ऊपर से मारे ही जा रहे थे। मैं हॉस्पिटल आई थी, मेरे साथ वो आए थे सनी जी। उनको मुंह से खून आ रहा था हल्का हल्का। इमरजेंसी में बात हो गई, उनको चेक कर लिया। फिर हम गए 1 नंबर में क्या कहते ऐसा हुआ, हमारे घुसने से पहले लड़ाई हो रही थी बहुत ज़्यादा। पेशेंट में पुलिस आने लग गई तो मारा पीटी होने लग गई। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। ये एकदम से मुड़े, सनी को पकड़ा, सनी के कड़े उतार के हाथ में मारे। 5-6 गार्ड थे, सबों ने मारा। डॉक्टर भी था वहाँ पे, डॉक्टर वीडियो बना रहा था तो भी कुछ नहीं हुआ। सनी को इतना मारा, बहुत ज़्यादा। दिल्ली में जंतर मंतर पर होने वाली किसानों की महापंचायत को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए। हालांकि पुलिस ने किसानों को बॉर्डर्स पर रोक दिया। इसके बावजूद किसान जंतर मंतर पर पहुंचने में सफल हो गए। गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए तो किसानों को रोकने के लिए किए गए पुलिस के इंतजाम के बाद वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में फंसे लोगों ने बताया कि करीब 2 से ढाई घंटे से वे इस जाम में परेशान हैं और साथ ही अपने काम पर पहुंचने के लिए भी उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। यहाँ तक कि जाम में एम्बुलेंस फंसी हुई दिखाई दी। साथ ही शास्त्री पार्क के पास भी इसी तरह का लंबा जाम देखने को मिला। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शराब घोटाले के विरोध में प्रदर्शन किया और साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस के रूप में
नारेबाजी भी की और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक स्कूल पर लगे बोर्ड पर लगी मनीष सिसोदिया की फोटो पर कालिक भी पोत दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना शास्त्री पार्क इलाके के श्यामगिरी मंदिर में पंकज नामक युवक ने खुद को अपने सिर पर माथे पर गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक पंकज उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके का रहने वाला है। श्यामगिरी मंदिर में उस समय हड़कंप मच गया जब 30 साल के युवक ने खुद को गोली मारकर खुद की ही जीवन लीला समाप्त कर ली। तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आत्महत्या करने वाले शख्स को जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए शवगृह पर रखवा दिया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 30 साल है। नाम पंकज है, जो कि खजूरी खास इलाके का रहने वाला था। उन्होंने आगे बताया कि शख्स ने अपने आप को गोली मार ली। गोली मारने की वजह क्या रही, क्यों की आत्महत्या, अभी जांच का विषय है। पुलिस ने कहा कि जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आत्महत्या आखिरकार क्यों की गई। वेलकम में युवक का गला दबाकर लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़ित से फोन और कैश लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद पीड़ित अपने घर गया और पिता के साथ घटना स्थल पर लौटा। वह आरोपियों को ढूंढने लगा। इस दौरान उन्हें एक आरोपी मिल गया। पीड़ित ने उसे पकड़कर पुलिस को कॉल कर दी। 3 आरोपियों में से एक को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने आर्म्स रैकेट के सरगना को यूपी के सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान यूपी के जौनपुर निवासी शुभम सिंह के तौर पर हुई है। वह यूपी के जौनपुर का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि 4 से 5 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें 60 गार्ड से हजारों जिंदा कारतूस की आपूर्ति की गई है। लगातार पूछताछ में यह भी पता चला कि आरोपी ने जिंदा कारतूसों के अलावा भी बिहार में रेत माफियाओं की 6 राइफलों की सप्लाई भी की थी। पुलिस ने शुभम को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। शुभम ने 12वीं तक की पढ़ाई की थी। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश के मेरठ में दर्ज आर्म्स एक्ट के तहत मामले में गिरफ्तार हो चुका है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के नाम जावेद और इमरान है। जावेद 40 साल का है और मुरादाबाद का रहने वाला है। वहीं इमरान 42 साल का है, वो बिजनौर का रहने वाला है। पिकअप चेकिंग के दौरान पुलिस ने इनको पकड़ा और पुलिस ने इनके पास से चोरी की गई स्कूटी, जो कि बिना नंबर प्लेट की थी, उसे बरामद कर लिया, जो मंदिर मार्ग से चुराई गई थी। साथ ही चोरी की मोटरसाइकिल, जो कि कृष्णानगर से चुराई गई थी, और एक कंट्री मेड पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली चंद्र विहार इलाके स्टेशन के पास 40 साल से ज्यादा समय से बसी झुग्गी बस्तियों को रेलवे ने 3 दिनों के अंदर खाली करने का नोटिस जारी किया है। उत्तरी रेलवे की तरफ से दर्जनों छुट्टियों में नोटिस चिपकाकर जमीन को खाली कराने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि रेलवे की नोटिस के बाद से बस्ती में हड़कंप मच गया है। तो वहीं बस्ती के लोगों का कहना है कि 3 दिनों के अंदर वे कैसे सालों से रह रहे थे और घर को कैसे खाली करते। लोगों का कहना है कि वे 40 साल से भी ज्यादा समय से झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अचानक बस्ती खाली करने के लिए कह दिया गया है। साथ ही चेतावनी देते हुए ये भी कहा गया कि बस्ती खाली नहीं होने पर बुलडोजर चलाने की बात कही गई है। लोगों का कहना है कि वे लोग मजदूरी और कूड़ा बिन कर परिवार चलाते हैं और ऐसे में अचानक उनके सिर पर से छत छीन ली जाएगी, वे अपने परिवार, बच्चों और बुजुर्गों के साथ कहां जाएंगे। लोगों का कहना है कि वोट लेने के लिए तो उनका वोटर कार्ड बनवा दिया गया। चुनाव के वक्त जहां झुग्गी और मकान के वादे किए गए थे, लेकिन आज उनकी झुग्गियां टूटने वाली हैं, तो एक भी नेता उनके पास अभी तक नहीं आया है। सर हम लेटे हुए थे सर, और लेटे हुए थे झुग्गी में, तो वो पीछे आया पुलिस वाले आया तो एक लेडीज़ आया हमारे बुलाने के लिए कि प्रधान जी आपको पुलिस वाले बुला रहा है। हम कहा क्या बात है, तो बोला कि जाकर के वहाँ पूछो पुलिस वाले से क्या बात है, वो लूटी सर साट रहा है। हम कहा क्या चीज़ का लूटी है सर। हम जब गए तो हम पूछे कि क्या चीज़ का लूटी है, तो कहता है झुग्गी टूटेगा। तो हम कहा सर झुग्गी कितने दिन में टूटे, तो कहता है कि नहीं ये 3 दिन का मोहलत दिया जाता है, 3 दिन में झुग्गी टूट जाएगा। हम कहा उस पर कि बाल बच्चेदार आदमी है, सारा सामान है झुग्गी के अंदर में, ये बाल बच्चे को लेकर के कहाँ जाएगा। हमारे टाइम दीजिए, महीना 2 महीना का टाइम दीजिए, तो इसके बाद हम खाली करवा देंगे झुग्गी। लेकिन उन्होंने नहीं माना, वो लूटी साट करके वो चला गया।
छोटा छोटा बच्चा है। ये सरकार आता है वो कहता है कि जहाँ कर जुगी वहाँ मकान। अखनी कहाँ गया सरकार? अखनी हमरा के बेघर बच्चा इतना इतना लेकर के बच्चा के बेघर हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। बेटा कहाँ कर रहे हैं हमारी? लेकिन हमें मोहलत तो दिया जाए, मोहलत 6 महीने या 2 महीने मोहलत दिया जाए, उसके बाद हमें खाली करा दिया जाए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम बाल बच्चे लेकर के कहाँ जाएंगे? दिल्ली एनसीआर में फिर से लोगों में बुखार देखा जा रहा, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही। बुखार की वजह से लोगों को कमजोरी भी हो रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि अधिकतर लोग कोविड का टेस्ट नहीं करा रहे हैं, लेकिन जांच में लोगों में कोविड देखा जा रहा। डॉक्टर्स ने सभी को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की बात कही है। देखिए, कोविड के केसेस जो है हम ये कह सकते हैं कि जांच में जो है वो कम आ रहे हैं, मगर एज अ डॉक्टर जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि कोविड के नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो कोविड के केसेस है उनमें सीरियसनेस अब जो है वो पहले से ज़्यादा, मतलब उनकी तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब आ गई है। हमने ये देखा था कि फर्स्ट वेव के अंदर जो है वो कुछ बीमारी जो है वो एक लेवल तक की थी और सेकेंड वेव में उससे बहुत ज़्यादा लेवल तक हो गई थी। देखिए, कोविड भी एक तरह का वायरस है और लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये जो है कोविड है या ये वायरल फीवर है। तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि कोविड भी एक वायरस है, तो ये भी एक वायरल फीवर के अंदर में आता है। मगर जो कोविड के केसेस हैं अगर वो डायग्नोस टाइम से नहीं हो पाएंगे, अगर आप होम टेस्टिंग करेंगे, RT-PCR टाइमली नहीं कराएंगे, या तो जो है वो आप 7-8 दिन के बाद अगर RT-PCR कराएंगे तो आपका जो है वो RT-PCR नेगेटिव आएगा और फिर आप ये सोचेंगे कि कोविड नहीं है, मगर एक्चुअली वो वायरल फीवर तो कोविड ही था। तो इस तरह के लोग हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि हॉस्पिटल में लेट आ रहे हैं, क्योंकि पहले 5-6 दिन वो वायरल फीवर सोच के ही जो है वो रह रहे हैं और उनके अंदर हम ये देख रहे हैं कि CT स्कैन के अंदर जो है वो अच्छी खासी कोविड की पिक्चर निकल के आ रही है। दिल्ली सरकार ने करीब 1000 लो फ्लोर बसें खरीदी थी। CBI को 16 अगस्त 2021 को इस खरीद में कथित भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। गृह मंत्रालय ने CBI से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया था। आपको बता दें कि दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस मामले को देखने के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया। गृह मंत्रालय के आदेश पर CBI ने जनवरी 2022 में इस मामले की जांच शुरू की। CCN की रिपोर्टर ने इस विषय पर बीजेपी, कांग्रेस और आप के नेताओं से बात की। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। बसों की यदि मैं बात करता हूं तो जितने की बस खरीदी जाएगी उस बस से ज़्यादा कीमत जिस दिन बस खरीदी जाएगी उसी दिन से उसकी AMC दुनिया में कभी नहीं होता। जब भी कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें साल 2 साल, किसी में 5 साल, कारों में अमूमन देखा गया है 5-5 साल की उसमें वारंटी होती है। लेकिन इस भ्रष्ट सरकार ने जिस दिन से बस खरीदी जाएगी उसी दिन से AMC देने की जो बात की और 10 साल में जो कॉस्ट बसों की है उससे 1.5 और 2 गुना उनको जो देने का जो काम वो कर रहे हैं और उसमें कितना किकबैक ले रहे हैं ये तो समय आने पर पता लगेगा। इसके अलावा बार बार ये शिक्षा नीति की बात करते हैं। स्कूल एक बनाया नहीं, यूनिवर्सिटी एक खोली नहीं, कॉलेज एक खोला नहीं। हाँ, स्कूलों में कमरे जरूर बनाए हैं और जो कमरा 8 लाख में बनना चाहिए वो 30 और 32 लाख में 4-4 गुना दाम पे हजारों कमरे इन्होंने बनाए। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इन्होंने बसों में घपला किया, इन्होंने स्कूलों में घपला किया, स्कूलों के रेनोवेशन में इतना पैसा लगा दिया जितने पैसे उससे कम पैसे में बिल्डिंग बन जाती है। इन्होंने दिल्ली डिफेंस के अंदर वो इतना बड़ा घपला करने लगे हुए हैं और अपने पार्टी के सारे कार्यकर्ता इन्होंने सिविल डिफेंस में लगा दिए हैं। वो सब जांच कमेटी भी अपने आप में सारी हर एक को अपने का सर्वश्रेष्ठ, चाहे वो सत्येंद्र जैन जैसा भ्रष्ट आदमी हो, मनीष सिसोदिया उससे भी ज़्यादा भ्रष्ट है और ये भ्रष्टों के जो सरदार हैं केजरीवाल जी, सबसे बड़े भ्रष्ट तो ये है कि 1000 लो फ्लोर DTC की बसेस की खरीद और उनके रखरखाव के बारे में CBI इंक्वायरी शुरू कर दी गई। इन बस की खरीद के बारे में एक 3 मेंबर की कमेटी बैजल साहब जो पिछले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने बनाए थे और उन्होंने दिल्ली सरकार को क्लीन चिट दी। लेकिन अब ये चाहिए कि इन्हें CBI इंक्वायरी करानी है तो इस पर भी CBI इंक्वायरी करवा रहे हैं। आप जितनी इंक्वायरी कराने चाहें, जितनी इंक्वायरी करा लें, हम ईमानदार लोग हैं, आप हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। करते रहें इंक्वायरी, कोई दिक्कत नहीं। हमारी इंक्वायरी करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पैकेसेस की भी इंक्वायरी करें। आप जो गुजरात के अंदर 10,000 करोड़ का
नकली शराब बनाने का काम होता है, उसकी भी इंक्वायरी करें। दिल्ली में एक तरफ CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने रिवाइज्ड ग्रैब के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ नियमों को लेकर अब भी चीजें स्पष्ट नहीं हैं। इन नियमों को लेकर RWA और एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। सबसे अधिक सवाल BS4 डीजल गाड़ियों पर है। इन गाड़ियों पर रिवाइज्ड ग्रैब में रोक है, इसकी वजह से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही। RWA के अनुसार PUC नियमों को सख्त किए जाने की बजाय डीजल गाड़ियों पर रोक लगाना उचित नहीं है। CCN की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंत ने RWA और एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि डीजल गाड़ियों पर रोक लगाना सही नहीं है। देखिए, दिक्कत ये है कि सारा साल आप लोगों को तंग करते हो PUC के नाम पर, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। अगर PUC बंदे के पास नहीं है तो 10,000 का चालान है उसके ऊपर। और अब तो यहाँ तक हो गया कि अगर आप अपनी गाड़ी अपने घर से नहीं निकालते हो और अगर आपका PUC नहीं है तो पीछे से रिकॉर्ड चेक करके वो आपको चालान भेज देंगे 10,000 रुपये का। मतलब आपके हिसाब से साल के 9 महीने वो जो PUC का सर्टिफिकेट है इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो आपके पास नहीं है तो समझो आपको फांसी लग जाएगी। लेकिन जब ग्रैब का पीरियड आता है तो उस PUC की कोई वैल्यू नहीं है। ग्रैब के पीरियड आते ही सीधी सी ऑर्डर होता है कि आपकी व्हीकल जो है वो बैन हो जाएगी, वो सड़क पे नहीं आ सकती। अभी वो डीजल की कह रहे हैं, कल को उनको मौका लगेगा तो वो पेट्रोल की भी कर देंगे, क्योंकि पहले भी जब ऑड-इवन हुआ था तो एक दिन के लिए सभी व्हीकल बंद हुआ करती थी उसके नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो बात सिर्फ ये है कि या तो आप हमें ये बताओ कि PUC जो है वो पहले 9 महीने क्यों वैलिड है। अगर वो बाकी के 3 महीने में काम नहीं करता है तो शुरू के 8-9 महीने 10 महीने जो वो वैलिड है तो वो क्यों वैलिड है, कैसे वैलिड है। नहीं, आपने बंद करना जरूर करो, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये कहते हो जी 8-9 महीने 10 महीने सिर्फ PUC की वजह से आप गाड़ी चला सकते हो तो बाकी के 2-3 महीने क्यों नहीं चला सकते। द्वारा जो नियम बनाए हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है, जिससे लोगों को बीमारियाँ फैल रही है। पर जो गाड़ियाँ BS4 मानक की बंद करने के लिए कदम उठा रही है ये गलत है। पोल्यूशन रोकने के लिए और बहुत तरीके अपनाने चाहिए, जैसे बाहर NCR में पराली जलाई जाती है उसे रोका जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पहले ही ख़राब है। अगर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अच्छी नहीं है और गाड़ियों को बंद कर देंगे तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए सरकार को दूसरे तरीक़ों पर विचार करना चाहिए। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़ुमा गांव में नाली ओवरफ्लो होने की वजह से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। गंदगी और बदबू से लोग काफी परेशान हैं। नालियों का पानी ओवरफ्लो होने से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि शिकायतें करने के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। 15-20 दिन से है भाई जी, बिल्कुल भी समस्या, बिल्कुल कोई सुनने वाले नहीं आता, बिल्कुल भी परेशानी से पैर भी गंदे हो जाते हैं, घर में टट्टी पेशाब बिल्कुल बहुत बदबू आती है, कोई भी देखभाल नहीं करता, बहुत टूटा फूटा है। रात के समय कितनी क्या हो जाता है? रात के समय भी ऐसी हो जाता है जैसे अब है। यहाँ से तो अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, एक तो नाली जाम है। अच्छा, कब से दिक्कत हो रही है? कई दिन है, हर रोड नाली बंद हो जाती है, निकलने वाले जो है निकलने गाड़ी वाड़ी आती है वो भी तो ये वाले को दिक्कत ज़्यादा। पिछले कई सालों से भीकम सिंह कॉलोनी के गली नंबर 3 में गंदे पानी की समस्या की वजह से लोगों को तमाम दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे अहम बात यह है कि ये समस्या आज से नहीं पिछले लंबे समय से चलती आ रही है, जिसके बावजूद प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। कई बार कॉलोनी के लोग इस मामले की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। पानी की पाइपलाइन में पानी नहीं आता है, अगर आता भी है तो वो भी काफी गंदा, जो कि पीने की बात तो दूर की बात, घर के काम में भी यूज नहीं किया जा सकता। इस पूरे मसले पर हमने लोगों से बात की तो कॉलोनी के लोगों का कहना है कि पानी की खपत को पूरा करने के लिए टैंकर तो आते हैं, लेकिन उनमें इतनी ज्यादा भीड़ लग जाती है कि सभी को पानी नहीं मिल पाता है। यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है कि हम तो ड्यूटी पे चले जाते हैं, कई बार भरा भी नहीं जाता। अभी कपड़े धोए थे, छुट्टी का दिन पूरा कपड़ों में ही जाएगा मेरा, पानी नहीं होता। अब खंगालने के लिए बैठी हूँ सुबह से दो पूरा, बस ऐसे ही पीने का तो खरीद के ही आता है, बाकी कपड़े वपड़े धोने के लिए, नहाने धोने के लिए वो सब वहीं से भरते। बस लड़ाई झगड़े खूब होते। यही टैंकर आता है, तो टैंकर डेली आता है। हाँ, टैंकर तो खैर डेली आ रहा है, पर आज तो अभी तक नहीं आया। कुछ नहीं सुधार हुआ, हम इतने परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। और 2-2 टैंकर आते हैं, उससे भी गुजारा नहीं होता और इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है कि 5-5 बजे उठ के मोटर चलाते, पानी फिर भी नहीं आता। पानी आता ही नहीं, बिल्कुल। लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। लड़ाई झगड़ा बहुत, थाने पुलिस हो जाती है यहाँ तो। पानी खरीद कर भी आप लोग पी रहे हैं? हम 2000 का 2500 का पानी हर महीने हमारा बिल आता है। फ्री कौन दे रहा है फ्री पानी? ये टैंकर जो आते हैं
नहीं आते तो हैं, मगर इसी से हमारे कपड़े धोने का, बर्तन सफाई का, इसी में का पीने के मतलब पता नहीं होता वो। देखिए अभी तो परेशानी यहाँ गली नंबर 3 भीकम सिंह कॉलोनी की उसमें चली रही है, 1-2 जगह और है। कॉलोनी में दिल्ली जल बोर्ड ने अपना काम शुरू कर दिया, इस गली की भी नाप तोल हो गई है, नाप करके। और अभी एमएलए साहब से बात हुई थी ओम प्रकाश शर्मा जी से अभी 4 दिन पहले, और उन्होंने जेई को बुला के सारी चीज़ें की थी, इसको नाप कर ले गए हैं और बहुत जल्द यहाँ का भी काम शुरू होने वाला है। गवर्नमेंट स्कूल को हाईटेक बनाने के लिए स्कूलों के क्लास टीचर्स को ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए टैबलेट दिया गया था, जिसके माध्यम से बच्चों और शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी लग सके। बायोमेट्रिक हाजिरी लगने से विद्यालय से गायब रहने या फिर समय से ना पहुंचने का पूरा ब्यौरा हो। लेकिन अब इन टैबलेट को रिचार्ज कराने का खर्चा से लेकर उन्हें रिपेयर कराने तक का खर्चा इन्हीं टीचर्स पर आ गया है, जिससे वो काफ़ी परेशान हैं और डिपार्टमेंट में भी इससे कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। देखिए टैबलेट गवर्नमेंट ने हमको दिया और ये 2018 में, नवंबर 2018 में दिए गए हमको, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो रिचार्ज है हम सब लोग सेल्फ ही अफोर्ड कर रहे हैं। कई बार हमने डिपार्टमेंट से पूछने की कोशिश भी की, जानने की कोशिश की भाई इसका ये इंटरनेट चार्जेस जो है ये, तो उसके बारे में कोई मिला नहीं सेटिस्फैक्ट्री आंसर। और तो ठीक है सभी लोग, लेकिन अटेंडेंस भेजनी होती है तो सभी लोग सेल्फ ही अफोर्ड करते हैं, अपने ही नेट से जो है उसको करते हैं। डैमेज वाली कंडीशन में बड़ी बुरी तरह फंस जाते हैं टीचर लोग। मेरे पास एक उदाहरण है मेरी वाइफ का, मेरी वाइफ भी टीचर है और उनका जो है टैब, उसका स्क्रीन टूट गया था उनका, उसको ठीक कराने के लिए अब बीइंग हस्बैंड मुझको ही जाना था, तो मैं गया मार्केट में, वो ठीक नहीं हो रहा था, वो कंपनी क्लोज हो गई थी और आई बॉल का था वो नहीं हो पाया और ना ही उसका डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कुछ हो पाया। तो बस एक एप्लीकेशन हमने दे दी कि भाई हमारा वो टैब ख़राब हो गया है, तो अभी तक नो फर्दर एक्शन वो लेती है। दूसरे के टैब से उनको कुछ करना होता है, ये कंप्यूटर पे करना होता है। कई साल हो गए, अब तो हम लोगों का 4था साल होगा। टैबलेट सबको दिए गए थे, मतलब लोगों ने खरीदे थे, उसका बिल लगा था 15-15 रुपये, वो सरकार ने दे दिया था सभी लोग को। और इसके बाद जो है 200 रुपये पर मंथ की बात भी आई थी उसमें कि रिचार्ज के लिए होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग तो अपने करा लेते हैं रिचार्ज, कहीं इधर की बात नहीं है। और अटेंडेंस है बच्चों की या जो मार्क्स एंट्री है वो सारी उसी के थ्रू करने की बात है, वो सब लोग टीचर्स करते भी हैं। कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं भी आती हैं इनको लेकर के। हाँ, समस्या ये है कि जैसे ख़राब हो गया, अब टैब इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी ख़राब हो जाता है तो बिल्कुल चौपट हो जाता है। कभी कभी होता है कि रिपेयर में उतना पैसा लग जाएगा जितने में हम नया ले लें, तो ये सारी परेशानियाँ तो हैं। तो उसके लिए कुछ ये था कि पैसे का डाउन करते हैं कि इतना % कम हो जाएगा, फिर लास्ट में शायद 10% उसकी कीमत रह जाती क्या है, लेकिन वो सारी चीज़ें अब समझ में नहीं आती क्या क्या है कैसे है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।